आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोम को नोबॉडीज़ डार्लिंग जिसे लिखा है एलिस वॉकर ने। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल राइटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इनका पूरा नाम एलिस मेल्सीनियर तलुलाकेट वॉकर था। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, राइटर, पोइट और सोशल नॉवलिस्ट भी थी। इसके अलावा उनको पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन होने का एजाज़ हासिल है। उन्होंने फ़िक्शन में जो है पुलित्ज़र प्राइज़ को विन किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने 14 नॉवेल्स, 12 बुक्स नॉन फिक्शन बुक्स हैं, इसके अलावा ऐसे, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी पर भी काम किया। उन्होंने राइट मूवमेंट में एक्टिविस्ट के तौर पर काम किया। 8 मार्च 2003 को इंटरनेशनल वुमेन डे की इवनिंग को उनको 26 और लोगों के साथ अरेस्ट कर लिया गया। उनका ये एक्सपीरियंस उन्होंने एक ऐसे जिसका नाम वी आर द ओबेज वी हैव बीन वेटिंग, उसके अंदर इसमें उन्होंने डिस्कस किया है, शेयर किया है। उन्होंने वुमनिस्ट की टर्म को कॉइन किया और ये इस कलेक्शन जिसका नाम उनकी कलेक्शन है इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन, उसमें कॉइन किया, उनको लिखा। एक टर्म को कॉइन करने का मकसद हर कलर की वुमन को यूनाइट करना था। इसके अलावा भी ये बहुत सी मूवमेंट में एक्टिव पाई गई। अगर इनके हम फेमस वर्क्स की बात करें तो द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रैंज कॉपलैंड, उसके बाद यू कांट कीप अ गुड वुमन डाउन, टू हेल विद डाइंग, पोजेसिंग ऑफ सीक्रेट ऑफ जॉय, उसके बाद द वे फॉरवर्ड इज़ विद अ ब्रोकन हार्ट, हॉर्सेस मेक अ लैंडस्केप लुक मोर ब्यूटीफुल, लिविंग बाय द वर्ल्ड, sent by earth, a message from the grandmother spirit after the bombing of the World Trade Center, overcoming speechlessness। ये सारे जो हैं इनके मास्टरपीस वर्क्स थे जिन पर उन्होंने काम किया और अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद अगर हम, ये तो था एक ब्रीफ सा राइटर का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने देखा कि एलिस वॉकर कौन थी। अब हम उनके वर्क्स जो पोम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम बी नोबडीज़ डार्लिंग उसको हम डिस्कस करते हैं। उसका हम अबाउट देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये पोम किस बारे में है। तो जैसे कि आपको पता है योना के हिसाब से एक पोम है और इसको एलिस वॉकर ने लिखा है। रेडिकल सोच रखने वाले ये राइटर इस पोम में इंडिविजुअलिज्म और साइनिसिज्म की बात करती हैं। वो कहती हैं कि अगर एक इंसान अकेले चलना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और अपनी सोच को कम्युनिकेट करने के लिए राइटर ने बहुत से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है, सिमिली, मेटाफर, एनाफोरा वगैरह। इस तरह राइटर इस पोम में सोसाइटी के साइनिसिज्म की भी बात करती हैं, क्योंकि लोग अंधों की तरह इस सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। उन पे बात करने की बजाय, उनको चैलेंज करने की बजाय ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं। अगर कोई इंसान इससे हटकर चलता है तो इसके बारे में साइनिकल हो जाए। साइनिकल का मतलब ये है कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब अगर आप किसी बात से इनकार कर रहे हैं तो सोसाइटी आपको बहुत ही नेगेटिव वे में देखती है, बहुत ही पेसिमिज्म भी इसमें आ सकता है, क्योंकि वो भी इन दैट सेंस में आता है। तो साइनिकल का मतलब ये होता है कि आपका नेगेटिव एटीट्यूड, यानी सोसाइटी आपको नेगेटिव पर्सन के तौर पर ट्रीट करती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पोम बहुत ही सिंपल है। इस पोम में लाइंस को एक टूल के मानद यूज़ किया गया है, जिन्होंने रीडर को इस पोम में इंटरेस्टेड रखा और अटेंशन उनकी अपनी तरफ रखी। और अक्सर औक़ात तो एक लाइन एक थॉट को मुकम्मल करती है, जैसे कि बी प्लीज टू वॉक अलोन। ये पोम दरअसल राइटर का अपना एक्सपीरियंस है। इस पोम में राइटर नसीहत करती हैं कि आउटकास्ट बन जाओ, किसी के फेवरेट बनने से बेहतर है, और अपने फेवरेट बन जाओ, किसी के फेवरेट बनने से बेहतर है। अगर कोई फेवरेट आपको नहीं बना रहा तो आप खुद के फेवरेट बन जाओ। इन शॉर्ट दैट पोम इज़ सप्रेसिंग ऑन सेल्फ इम्पोर्टेंट।
तो ये था इसके इंट्रोडक्शन जिसमें हमने देखा कि इस पोम में किस बारे में बात की गई है। तो अब हम समरी की बात करते हैं। मैं समरी इस पोम की ओवरऑल समरी आपको बताऊंगा और उसके बाद हम एनालिसिस देखेंगे। ये पोम इसका मेन आइडिया उससे ही शुरू हो जाती है। पहले स्टैंजा में लफ्ज़ आउटकास्ट बहुत काबिल गौर है। इसमें राइटर हमें ये एडवाइस कर रही हैं कि अगर जो माशरा है, जो सोसाइटी है, आपको आउटकास्ट कर देता है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बी नोबडीज़ डार्लिंग। तुम अपने ही किसी और के फेवरेट बनने से अच्छा है कि अपने फेवरेट बन जाओ। वो हमेशा इस इंसान को असिस्ट करती है जो अपनी इंडिविजुअल खसूसियात को बरकरार रखता है और बरकरार रखना चाहता है। वो बताते हैं कि टेक द कॉन्ट्राडिक्शन, और इनको अपने इर्द गिर्द जो है वो शॉल की तरह रैप कर लो। और अगर कोई सोसाइटी है, वो माशरा है, वो अलहदा है, तो इसमें जो है अनप्रेजेंट वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई ब्लाइंडली माशरे की नॉर्म्स को फॉलो करता है तो वो फॉलिश है, वो बेवकूफ़ है, वो पागल है। इस पोम में वो लोग जो इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करते हैं उनको ब्रेव बनने की एडवाइस करती है। वो कहते हैं कि अगर आपकी सोल खुश है और आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं तो फिर कुछ भी मैटर नहीं करता। इन शॉर्ट इस पोम में राइटर हमें लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट उसका मैसेज दे रही है। इन शॉर्ट ये पोम राइटर की एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है जिसमें वो वुमेन को इनकरेज करती हुई नज़र आती हैं। बीइंग ऑन योर आउटकास्ट विल कीप यू वार्म। तो इसमें ओवरऑल वो इंडिविजुअलिज्म की बात करती हुई नज़र आती हैं और वो बताती हैं कि आपको सोसाइटी की नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो फुलिश है। आप अपनी सोचें, अपने फेवर बने, किसी और के फेवर बनने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल इस पोम में यही बात करते हुए राइटर हमें नज़र आती हैं। एनालिसिस की बात करें तो इस पोम में राइटर दरअसल वुमेन को इनकरेज कर रही हैं कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करें। उनको सोसाइटी से किसी भी किस्म का कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अगर सोसाइटी उनको आउटकास्ट करती है तो करने दो। इट डजंट मैटर व्हेन यू आर सेटिस्फाइड टू योर सेल्फ। इस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए राइटर ने बहुत से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। उन्होंने सेंटेंस को बहुत ही शॉर्ट रखा है जिससे रीडर को समझने में आसानी होती है और इनको डीप इंसाइट मिलती है। इस तरह पोम का पहला स्टांजा बहुत लंबा है जबकि बाकी दो जो स्टांजे हैं वो बहुत शॉर्ट हैं। इस पोम में राइटर ने हमें इस दुनिया की हार्श रियलिटी के बारे में बता रही हैं। वो बताते हैं कि अगर आप डिफरेंट हो तो आपको क्राउड से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो। वह कहते हैं कि वो इन कंट्राडिक्शन को जो है वो शॉल की तरह अपने ऊपर ओढ़ लो और ज़िंदगी को एंजॉय करो। बीइंग ऑन आउटकास्ट इनहेंस सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। इस तरह वुमेन को एडवाइस करती हुई नज़र आती हैं कि उनका आउटकास्ट होना उनकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उनका प्लस पॉइंट है और ये उनके लिए एक ख़ास मौका है। वो अपने अंदर की स्किल्स को निखार सकती हैं। इस तरह राइटर ने बहुत सी इंटरेस्टिंग फ्रेजेस भी इस्तेमाल किए, इंटरेस्टिंग फ्रेजेस को इस्तेमाल किया है, जैसे कि एम्बिशियस फूल। फूल्स हैं वो लोग जो फूल्स हैं। कौन फूल्स हैं? जो सोसाइटी की नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उन पे क्वेश्चन नहीं करते, उनको चैलेंज नहीं करते। तो राइटर उनको फूल्स कह रहा है और ब्लाइंडली फॉलो करने पे उनको पागल का करार दे रहा है। इस तरह वो डेड का लफ्ज़ भी वो इस लफ्ज़ को मैसेज के साथ बहुत ही हुनरमंदी से रिलेट करती हैं। बताती हैं कि अगर आपके अंदर इंडिविजुअलिटी नहीं है तो आप डेड हैं। इसलिए अपने अंदर की इंडिविजुअलिटी को ज़िंदा रखें, ना कि सोसाइटी के साइनिसिज्म की वजह से उसको गिव अप कर दें। याद रहे कि इस पोम में राइटर का रोल एक असिस्टेंट का रोल है। इस तरह इस पोम में हमें कंफर्ट और कंफर्टिटी के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। आप ख़ुद को माशरे की नॉर्म्स के साथ रिलेट करें और महसूस करेंगे, या तो ख़ुद को इंडिविजुअलाइज्ड करके कंफर्ट फील करेंगे और या फिर आप कन्फर्मिटी में अपने आप को महसूस करेंगे। तो ये था इसका एनालिसिस। इसके अंदर वो राइटर हमें अपनी इंडिविजुअलिज्म और अपनी इंडिविजुअल्स की बात करती है। या तो ख़ुद को इंडिविजुअलाइज्ड कर लो, अपनी वैल्यू बनाओ, अपने आप तक रहो, वो करो जो आपका दिल चाह रहा है,
या फिर आप सोसाइटी की नॉर्म्स को फॉलो करो। अगर आप सोसाइटी की नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनको चैलेंज किए बगैर, उनको क्वेश्चन किए बगैर, तो आपसे बड़ा फुलिश कोई भी नहीं है, आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई भी नहीं हो सकता। तो ओवरऑल वो यही बात करती नज़र आती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं थीम्स की तरफ। थीम इन दिस पोम इज़ द इंडिविजुअलिज्म एंड साइनिसिज्म। इस पोम में इंडिविजुअलिज्म और साइनिसिज्म के दरमियान जो है वो तज़ाद देखने को मिलता है। इंडिविजुअलिज्म से मुराद है कि इंसान का अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखना, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये स्पिरिट पाया जाता है, लेकिन सोसाइटी ऐसे लोगों के बारे में अक्सर साइनिकल होती है। इनको वो छोटी सी दुनिया उनकी बर्दाश्त नहीं होती और वो उनसे इनके स्पिरिट को किल करने की कोशिश करती हैं। इसलिए राइटर इस पोम में उन लोगों को असिस्ट कर रही है, इनकरेज कर रही है कि अपने इंडिविजुअलिज्म को बरकरार रखो। उनके मुताबिक एक आउटकास्ट होना बेहतर है एक उसके हार्ड होने से। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है इसके अंदर वो है कन्फर्टी एंड कंफर्ट। इस पोम में कंफर्ट और कन्फर्टी के दरमियान में एक सेम एज वेल एज तजाद पाया जाता है। यहाँ पर राइटर ने कंफर्ट को इंडिविजुअलिज्म उससे रिलेट किया है, क्योंकि अगर एक इंसान अपने इंडिविजुअलिज्म को बरकरार रखता है तो वो कंफर्ट में है, वरना वो खुद को माशरे के कुछ नॉर्म के साथ रिलेट करके खुद को क्या है टीज़ कर सकता है। तो बेसिकली तो जो दीज आर टू मेजर थीम्स आई हैव फाउंड इन दिस पोम, जिसको मैंने डिस्कस किया। तो ये इस पोम के थीम्स थे। अब हम पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं जो हमने इस पोम के अंदर हमने तलाश की हैं। आपको लिटरेरी डिवाइसेस के नाम बता दूंगा विद दिस पोम, मतलब इसके अंदर जो जहाँ पे उसने यूज़ किया है। मैं आप बहुत सी पोम्स के अंदर उन लिटरेरी डिवाइसेस की तारीफ़ें बता चुका हूँ कि उनका मतलब क्या था। तो इस पोम के अंदर मैं जस्ट आपको वो पोम के वो लिटरेरी डिवाइसेस के नेम्स और विद दिस पोम रेफरेंस मैं आपको बताऊँगा। तो इस पोम में राइटर ने बहुत ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर पहली 2 लाइन्स उसके अंदर एनाफोरा से शुरू हुई हैं, जैसा कि वर्ड बी है। उसके बाद राइटर ने सिमिली का इस्तेमाल किया है। उसके ज़रिए राइटर दरअसल कॉन्ट्राडिक्शंस को शॉल से कंपेयर कर रही हैं। इस तरह हमें यहाँ पे मेटाफर भी देखने को मिलता है, जैसे कि टू पैर स्टोना, यहाँ पे स्टोन से मुराद हार्श वर्ड्स हैं। इस तरह मेटोनमी को भी देखा जा सकता है, रिवर बेड्स, इससे मुराद सोसाइटी है, सोसाइटी की नॉर्म्स हैं। पोम की आखिरी 2 लाइन्स में पैराडॉक्स लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जैसा कि डेड थॉट्स। तो ये थी आज की हमारी पोम जिसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस पोम की समझ आई होगी और हमने इसकी तमाम लिटरेरी डिवाइसेस, थीम्स, एनालिसिस, समरी, राइटर का इंट्रोडक्शन, पोम का इंट्रोडक्शन देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।